इस लेक्चर में हम फंजाई की मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ फंजाई की सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो तीसरी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आती है फंजाई के अंदर वो है सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक में मैंने आपको ये बताया था कि जो फंजाई है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलकर रहता है और दोनों को ही बेनिफिट्स होते हैं। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स दो टाइप का हो सकता है कि जो फंजाई है वो किस दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रह रहा है। तो इस बेस पर दो टाइप्स हैं। पहला है लाइकेंस। तो लाइकेंस जो है वो फंजाई जो है वो एल्गी के साथ एसोसिएशन में रहता है और दोनों को ही बेनिफिट होता है। जबकि दूसरी तरफ माइकोराइजा की बात करें तो माइकोराइजा में जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, माइको का मतलब होता है फंजाई और राइजा का मतलब होता है रूट्स। तो फंजाई जो है वो हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएशन में रहता है और दोनों को ही इसमें बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले हम लोग लाइकेंस की बात करते हैं। तो लाइकेंस में फंजाई का एल्गी के साथ बेनिफिशियल एसोसिएशन होता है। तो इसमें एल्गी को क्या बेनिफिट है और फंजाई को क्या बेनिफिट है ये हम लोग देखते हैं। तो जो फंजाई हैं ये रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन से एल्गी का भी रिप्रोडक्शन हो जाता है साथ में। तो इसका मतलब एल्गी को इसका बेनिफिट हो रहा है। इसके अलावा वाटर्स एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन जो है वो फंजाई करते हैं। तो ये जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो एल्गी को भी मिल जाते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो इसका मतलब एल्गी को इसका बेनिफिट हो रहा है। अब फंजाई को क्या बेनिफिट है? तो एल्गी जो है वो फूड का सिंथेसिस कर सकता है बाय फोटोसिंथेसिस। तो लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं एल्गी और जिससे फूड बनता है और ये फूड जो है वो फंजाई को भी अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह से लाइकेंस में जो फंजाई एंड एल्गी हैं ये दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। अब लाइकेंस की अगर अपने बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो लाइकेंस हैं वो एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे एयर पॉल्यूशन होता है वहाँ पर लाइकेंस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है एयर के अंदर जिसके प्रति जो लाइकेंस हैं वो सेंसिटिव होते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका मतलब जिस एरिया में एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन होता है वहाँ पर आपको कभी भी लाइकेंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं या जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें से जो धुआं निकलता है या स्मॉग निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का ही कंटेंट ज़्यादा होता है। इस कारण जो अर्बन एरियाज़ हैं या इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ पर कभी भी आपको लाइकेंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो लाइकेंस हमें कहाँ देखने को मिलेंगे फिर? तो लाइकेंस आर फाउंड इन हिली एरियाज़। अब हिली एरियाज़ में पॉल्यूशन नहीं होता, इस वजह से वहाँ पर लाइकेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे अगर अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर आप शिमला जाओ तो शिमला में जो कुफरी है वहाँ तक जो व्हीकल्स हैं वो जाते हैं, इस वजह से वहाँ तक एयर पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुफरी से आगे फिर नारकंडा एक जगह आती है जहाँ पर बिल्कुल पैदल चलकर जाना पड़ता है। वहाँ पर आपको जो लाइकेंस हैं वो देखने को मिलेंगे क्योंकि नारकंडा में बिल्कुल भी एयर पॉल्यूशन नहीं है। तो वहाँ पर रॉक के ऊपर लाइकेन आपको मिल सकता है। इसके अलावा जो ट्री होते हैं, ट्री की बार्क के ऊपर आपको लाइकेन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं माइकोराइजा की। तो माइकोराइजा में फंजाई जो है वो हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएशन में रहता है। अब इसमें फंजाई को भी बेनिफिट होता है और जो हायर प्लांट है उसको भी बेनिफिट होता है। अब क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो अपने देखते हैं। तो फंजाई क्या करता है, जो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देता है। अब ये वाटर एंड मिनरल्स प्लांट की रूट्स को मिल जाते हैं तो इसका मतलब प्लांट्स को क्या हो रहा है, हायर प्लांट्स को इसका बेनिफिट हो रहा है। अब फंजाई को क्या बेनिफिट है? तो जो हायर प्लांट्स की रूट्स हैं वो फंजाई के लिए हैबिटेट की तरह बिहेव करती हैं। इसका मतलब हैबिटेट मिल जाता है फंजाई को, तो ये फंजाई को एक बेनिफिट है। इसके अलावा फंजाई को फूड चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो फंजाई को फूड भी जो हायर प्लांट्स की रूट्स हैं ये प्रोवाइड करवाती हैं। अब जो माइकोराइजा है उसका यूज़ क्या है? तो हम लोग आजकल जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें हम माइकोराइजा का यूज़ ज़रूर करते हैं। तो माइकोराइजा को हम यूज़ करते हैं एज ए बायो फर्टिलाइज़र। तो ये क्या करता है, एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है क्योंकि ये मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन रेट को इंक्रीज़ कर देता है, वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिससे जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ रेट बढ़ जाती है और प्रोडक्शन जो है वो क्रॉप्स का वो बढ़ जाता है। अब जो माइकोराइजा हैं ये
हायर प्लांट्स जो हैं उनमें देखने को मिलते हैं। अब हायर प्लांट्स कौन कौन से हैं, तो केवल दो ही ग्रुप्स हैं हायर प्लांट्स के, जिसमें आते हैं नाम एंजियोस्पर्म्स के और जिम्नोस्पर्म्स के। तो एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स की रूट्स के साथ जो माइकोराइजा है वो एसोसिएशन में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो फर्स्ट पॉइंट था जनरल कैरेक्टर का, यानी कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिशन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। दूसरा जो हम लोग पॉइंट करेंगे इसमें जनरल कैरेक्टर्स के अंदर वो है फंजाई की सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल कंपोनेंट। तो मैंने आपको बताया था कि फंजाई की जो सेल वॉल है उसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो काइटिन होता है। तो लेकिन काइटिन के अलावा और भी कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो काइटिन है, फर्स्ट जो कंपोनेंट हम लोग करने वाले हैं, तो काइटिन क्या है, मेजर कंपोनेंट है। इसका मतलब फंजाई की सेल वॉल में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला जो कंपोनेंट है वो काइटिन होता है। अब काइटिन जो है वो हायर प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसमें जो सेलुलोज पाया जाता है उसके साथ सिमिलरिटी शो करता है। इस वजह से हम लोग काइटिन को फंगल सेलुलोज के नाम से भी जानते हैं। अब काइटिन होता क्या है, काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट्स के पॉलीमराइजेशन से काइटिन का निर्माण हुआ है। तो ऐसा कौन सा मोनोसैकेराइड है जिसके पॉलीमराइजेशन से काइटिन बना, तो एक नाम आपको ध्यान में रखना है, नागा। तो ये नागा का पॉलीमर है। अब नागा क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। अब एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन जो है इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, C22H54N4O6। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जो नागा है उसके पॉलीमराइजेशन से जो काइटिन है उसका फॉर्मेशन होता है। अब यही जो काइटिन है ये हमें एनिमल्स में जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स की अंदर भी देखने को मिलती है। इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन है उसमें भी यही काइटिन पाई जाती है और एक मेजर कंपोनेंट की फॉर्म में इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन बनाती है। इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट आता है ट्रू सेलुलोज। अब नॉर्मली क्या होता है, जो ट्रू सेलुलोज है वो सिर्फ हायर प्लांट्स में ही पाई जाती है, लेकिन कुछ फंजाई भी ऐसे हैं जिनमें ट्रू सेलुलोज भी देखने को मिलती है। तो केवल एक ही क्लास ऐसी है जिनके मेंबर्स की सेल वॉल में ट्रू सेलुलोज पाई जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है नाम ऊमाइसिटीज। तो ऊमाइसिटीज के अंदर जितने भी फंजाई आएंगे जैसे एल्बुगो है तो उनमें ट्रू सेलुलोज सेल वॉल कंपोनेंट की फॉर्म में देखने को मिलती है। इसके अलावा सेल वॉल जो है उसके और भी कंपोनेंट्स होते हैं कुछ जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे बीटा ग्लूकेन, मेनान, काइटोसन। तो ये 5 टोटल कंपोनेंट्स हैं जो कि सेल वॉल बनाते हैं फंजाई की। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो सेल वॉल कंपोनेंट्स हैं इनका डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, तो ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक तरफ हम लोग देखेंगे क्लास का नाम आ जाएगा और दूसरी तरफ कौन सा कंपोनेंट उसके सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जैसे जाइगोमाइसिटीज की बात करें तो इसकी सेल वॉल में काइटिन एंड काइटोसन दोनों होते हैं। काइट्रीडियोमाइसिटीज की बात करें तो इसकी सेल वॉल में काइटिन के साथ बीटा ग्लूकेन होता है। उसके बाद हाइपोकाइट्रीडियोमाइसिटीज की अगर अपने बात करें तो इसकी सेल वॉल में केवल हमें काइटिन ही देखने को मिलता है। उसके बाद ओमाइसिटीज की बात करें तो इसके मेंबर्स की जो सेल वॉल है वो बनी होती है ट्रू सेलुलोज और साथ में बीटा ग्लूकेन के मिलने से। उसके बाद एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो इनकी सेल वॉल में 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें मेजर होता है काइटिन, इसके अलावा बीटा ग्लूकेन एंड मेनान। उसके बाद ट्राइकोमाइसिटीज की बात करें तो ट्राइकोमाइसिटीज में स्पेसिफिक कंपोनेंट्स मिलते हैं सेल वॉल के अंदर, ग्लैक्टोजमीन एंड गैलेक्टोज पॉलीमर्स। तो इनके मिलने से जो ट्राइकोमाइसिटीज की सेल वॉल है वो बनती है। तो ये हमने सेल स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट जो टॉपिक था सेल वॉल कंपोनेंट्स वो कंप्लीट किया। अब अपने बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। एक टर्म आती है लोमासोम्स। अब लोमासोम्स क्या होते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, जो फंजाई के अंदर सेल होती है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, यानी इन फोल्डिंग्स बनाती है और सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को लोमासोम्स कहा जाता है। अब इन जैसे डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हैं, ये सबसे बाहर की तरफ इसमें सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी और फिर अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कुछ पॉइंट्स पर आप देख सकते हो इन फोल्डिंग्स बना रही है और इन्हीं इन फोल्डिंग्स के लिए टर्म यूज की जाती है लोमासोम्स। अब लोमासोम का जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो अभी तक पता नहीं है कि इसका फंक्शन क्या है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर के अंदर, कार्योकोरोसिस एंड एंडोमाइटोसिस। अब इसका क्या मतलब होता है? नॉर्मली क्या होता है, जब माइटोसिस होता है किसी भी सेल के अंदर, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाती है, और ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन फंजाई के अंदर जब फंगल सेल डिवाइड करती है माइटोसिस के द्वारा, तब उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर नहीं होती है, डू नॉट डिसअपियर ड्यूरिंग द माइटोसिस। तो इसका मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में आने की बजाय न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, इस कारण इसको एंडोमाइटोसिस कहा जाता है। और इस तरह का जो कार्योकोरोसिस है इस तरह का जो कार्योकाइनेसिस है उसको नाम दिया जाता है कार्योकोरोसिस। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक टर्म आती है प्लाज्मोडियम। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि फंजाई के अंदर कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो उनको हम प्लाज्मोडियम टर्म यूज करते हैं। तो प्लाज्मोडियम है क्या? यूनिसेलुलर होता है, यानी सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है। नेक्ड होते हैं, नेक्ड का मतलब ये है कि उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्रोटोप्लाज्म विदाउट सेल वॉल, यानी सेल वॉल जो है वो नहीं होती, एब्सेंट होती है, इस वजह से इनके लिए टर्म यूज की जाती है प्लाज्मोडियम। तो इसमें आपको एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, मिक्सोमाइसिटीज या स्लाइम मोल्ड्स, जिसके मेंबर के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है।